नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका द अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। ग्रीक मैथोलॉजी केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह प्राचीन ग्रीक सभ्यता की आत्मा थी, द हार्ट बीट ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। इन मिथिकल कथाओं में उस समय के लोगों की सोच, कल्पना, डर, विश्वास, समाज, संस्कृति और जीवन दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये कहानियां देवताओं, नायकों, राक्षसों और मानवीय संघर्षों पर आधारित थी, लेकिन इनके भीतर गहरे सिंबॉलिक मीनिंग्स छिपे हुए थे, जो जीवन के बड़े बड़े सिद्धांतों को सरल कथाओं के माध्यम से समझाते थे। ग्रीक मैथोलॉजी ने साहित्य और कला दोनों को एक ऐसी दिशा दी जिसने पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक और कल्चरल डेवलपमेंट को प्रभावित किया। जब हम ग्रीक साहित्य की बात करते हैं तो उसमें केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि जीवन के मॉरल वैल्यूज, इमोशनल स्ट्रगल्स, फेट वीएस फ्री विल, ह्यूमन बिहेवियर और डिवाइन जस्टिस जैसे गहरे विषय शामिल थे। देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंधों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करके ये बताया गया कि मानव जीवन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, बल्कि कई बार डेस्टिनी और डिवाइन पावर से भी संचालित होता है। कला की दृष्टि से देखें तो ग्रीक मैथोलॉजी ने मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, नाटक, कविता, संगीत और यहाँ तक कि बाद के यूरोपीय रेनेसांस तक को प्रभावित किया। मंदिरों, मूर्तियों, पेंटिंग्स और पॉटरी पर उकेरी गई पौराणिक घटनाएं केवल सजावट नहीं थी, वे समाज को शिक्षा देने का साधन थी। लोग उन चित्रों और मूर्तियों में देवताओं के संदेश, चेतावनी, प्रेरणा और जीवन शैली को समझते थे। इसलिए ग्रीक मैथोलॉजी सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, यह एजुकेशन, कल्चर, फिलॉसफी और क्रिएटिविटी का आधार थी। ये मानव जीवन का दर्पण थी, जिसने दिखाया कि मनुष्य कितना महान हो सकता है, कितना पतित हो सकता है और कैसे वैल्यूज, करेज, विजडम और मॉरल डिसिप्लिन जीवन को अर्थ देते हैं। आज भी दुनिया की फिल्मों, पुस्तकों, कला, थिएटर, गेम्स और वेस्टर्न लिटरेचर में ग्रीक मैथोलॉजी की छाप दिखाई देती है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि ग्रीक मैथोलॉजी ने साहित्य और कला में कैसे अविस्मरणीय योगदान दिया। और सबसे पहले हम चलते हैं उन दो महान काव्यों की ओर जिन्होंने पूरे ग्रीक साहित्य की नींव रखी, होमर की अविस्मरणीय कृतियां इलियाड और ओडिसी। होमर की इलियाड और ओडिसी ग्रीक साहित्य की नींव मानी जाती है। इन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली मिथोलॉजिकल एपिक्स माना जाता है। ये केवल युद्ध और रोमांच की कहानियां नहीं है, ये मानव भावनाओं, नैतिक मूल्यों, संघर्ष, सम्मान, भाग्य और जीवन के अर्थ की गहरी दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। इलियाड हमें ट्रॉय के युद्ध की कहानी बताती है, लेकिन ये पूरा युद्ध नहीं दिखाती, बल्कि युद्ध के अंतिम वर्ष के कुछ सप्ताहों की घटना दिखाती है। ये कथा मुख्य रूप से एक भावनात्मक विषय के इर्द गिर्द घूमती है, अकिलीज का क्रोध। अकिलीज, जो सबसे महान योद्धा माना जाता था, अपनी ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचने पर युद्ध छोड़ देता है और उसके निर्णय से पूरी ग्रीक सेना की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। यहाँ से यह महाकाव्य हमें ये सिखाता है कि एंगर, ईगो और हर्ट प्राइड केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। इलियाड में देवता भी युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, कभी किसी योद्धा को बचाते तो कभी किसी को मरने देते हैं। ये दृश्य ये दर्शाता है कि प्राचीन ग्रीक समाज मानता था कि मनुष्य अपने भाग्य का पूरी तरह मालिक नहीं है। देवता पार्शियल, इमोशनल और फ्लॉड थे, जो इंसानों की तरह पसंद नापसंद रखते थे। इससे एक बड़ा संदेश मिलता है, लाइफ इज अ ब्लेंड ऑफ ह्यूमन एफर्ट एंड डिवाइन इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं ओडिसी की, जो पूरी तरह एक अलग यात्रा है। ये कहानी है ओडिसियस नाम के बुद्धिमान और साहसी नायक की, जो ट्रोजन वॉर के बाद इथाका, अपने घर लौटने की कोशिश करता है। ये यात्रा केवल समुद्र, तूफान और राक्षसों से भरी नहीं है, यह इनर जर्नी यानी आत्मिक यात्रा भी है। इस कथा में आने वाले मिथिकल बीइंग्स जैसे साइक्लॉप्स, साइरन्स, सर्स और सिलर करिब्डस जीवन में आने वाले प्रलोभन, भ्रम, डर, बाधाएं और कठिन निर्णयों का प्रतीक है। ओडिसियस की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि इंटेलिजेंस, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और मॉरल स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है। उसकी घर वापसी की इच्छा लॉयल्टी, फैमिली वैल्यूज और नेवर गिव अप एटीट्यूड का प्रतीक बन जाती है। इन दोनों एपिक्स का प्रभाव सदियों तक बना रहा। कवियों, नाटककारों, दार्शनिकों और कलाकारों ने होमर की इमेजरी को आधार बनाकर अपनी रचनाएं लिखी।
बड़ी बड़ी स्कल्पचर्स, मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग्स और ग्रीक पॉटरी पर अंकित युद्ध व यात्रा के दृश्य, सभी में होमर की कहानियां दिखाई देती हैं। होमर ने केवल कथाएं नहीं लिखी, उन्होंने एक कल्चरल आइडेंटिटी बनाई। उन्होंने ग्रीस को अपनी वीरता, नैतिकता, संस्कृति और मूल्य समझने का आधार दिया। यदि आज ग्रीक सिविलाइजेशन को दुनिया के सबसे महान सभ्यताओं में गिना जाता है, तो उसका बड़ा श्रेय होमर को जाता है। संक्षेप में, इलियाड ने मानव भावनाओं की गहराई को युद्ध के माध्यम से दिखाया और ओडिसी ने जीवन की यात्रा, धैर्य और आंतरिक शक्ति के महत्व को समझाया। दोनों मिलकर यह सिखाती हैं कि लाइफ इज अ वॉर आउटसाइड एंड अ जर्नी इनसाइड। बाहर शत्रुओं से लड़ाई है और अंदर स्वयं से। अगर होमर ने ग्रीक साहित्य को वीरता, रोमांच और मानवीय भावनाओं की ऊंचाइयों से परिचित कराया, तो हेसियोड वो कवि थे जिन्होंने ग्रीक मिथोलॉजी में डिवाइन ऑर्डर, मॉरल विजडम और जीवन के आध्यात्मिक सिद्धांतों को स्थापित किया। जहां होमर ने नायकों की महिमा गाई, वहीं हेसियोड ने देवताओं की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के निर्माण और मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों को समझाया। उनके दो महान ग्रंथ, थियोगनी और वर्क्स एंड डेज, ग्रीक सिविलाइजेशन के कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग और एथिकल थिंकिंग की नींव माने जाते हैं। थियोगनी वो रचना है जिसमें हेसियोड ने पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और देवताओं के परिवार वृक्ष को विस्तार से समझाया। ये ग्रंथ कॉस्मोगनी अर्थात यूनिवर्स की क्रिएशन स्टोरी है। इसमें हेसियोड बताते हैं कि शुरुआत में केवल केओस था, एक शून्य, एक निराकार स्थिति। फिर केओस से उभरी गाइया यानी पृथ्वी, फिर यूरेनस यानी आकाश। इन दोनों से टाइटन्स का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रारंभिक देव शासन की स्थापना की। उसके बाद टाइटन क्रोनोस से जन्मे बच्चा ज्यूस ने अपने पिता को पराजित किया और ओलिम्पस पर्वत पर देवताओं का शासन स्थापित किया। हेसियोड की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने विभिन्न लोक कथाओं, दंत कथाओं और अलौकिक कहानियों को एक सिस्टमैटिक मिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बदल दिया। टाइटनोमशी यानी टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच युद्ध सिर्फ शक्तियों का संघर्ष नहीं था, बल्कि ऑर्डर ओवर केओस, लॉ ओवर रिबेलियन और इंटेलिजेंस ओवर ब्रूट पावर का प्रतीक था। ज्यूस की विजय ये संदेश देती है कि संसार में संतुलन, न्याय और व्यवस्था तभी टिकती है जब बुद्धिमत्ता और नैतिकता बल पर विजय प्राप्त करे। दूसरी रचना वर्क्स एंड डेज हेसियोड का मॉरल एंड प्रैक्टिकल गाइड बुक फॉर ह्यूमैनिटी माना जाता है। यहाँ हेसियोड एक टीचर, एडवाइजर और मॉरल फिलोसोफर की भूमिका निभाते हैं। वे मनुष्य को सिखाते हैं कि एक अच्छा जीवन केवल शक्ति या भाग्य से नहीं मिलता, बल्कि हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन और एथिकल कॉन्डक्ट से प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में हेसियोड पैंडोरा की कहानी सुनाते हैं, पहली स्त्री जिसे देवताओं ने रचा। पैंडोरा की जिज्ञासा ने उस मिस्टीरियस जार, लेटर मिसइंटरप्रेटेड एज पैंडोरास बॉक्स, को खोल दिया, जिससे दुनिया में सफरिंग, डिजीज, जेलसी, ग्रीड और अन्य दुख प्रवेश कर गए। ये कहानी मानव जीवन में टेम्पटेशन, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोबीडियंस के खतरों की शिक्षा देती है। इसी ग्रंथ में हेसियोड ने 5 एजेस ऑफ मैन का वर्णन किया: गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज, हीरोइक एज और आयरन एज। ये एजेस ये दिखाती हैं कि समय के साथ मनुष्य का मोरालिटी, प्योरिटी और गुडनेस कम होती गई। गोल्डन एज में मानव बिना दुख के, दिव्यता के निकट जीवन जीते थे, लेकिन आयरन एज में मनुष्य स्वार्थी, लालची और नैतिक रूप से कमजोर हो गया। यह मनुष्य के मॉरल डिक्लाइन को समझाने का अत्यंत प्रभावशाली प्रतीकात्मक तरीका था। हेसियोड की रचनाओं ने ग्रीक सोसाइटी को ये सोचने पर मजबूर किया कि जीवन केवल देवताओं की कृपा से नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को अपने ड्यूटीज, वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने पड़ते हैं। उनके वर्क्स ने आगे चलकर ग्रीक फिलोसोफर्स, पोएट्स और थिंकर्स को गहराई से प्रभावित किया। प्लेटो, एरिस्टोटल और बाद के मॉरल थिंकर्स ने हेसियोड के एथिक्स से प्रेरणा ली। संक्षेप में, होमर ने जहां ग्रीक संस्कृति को वीरता और मानव भावना से समृद्ध किया, वहीं हेसियोड ने उसे स्पिरिचुअल फाउंडेशन, मॉरल डिसिप्लिन और कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग दी। उनके वर्क्स ने आने वाले समय के लिए डिवाइन जस्टिस, ह्यूमन ड्यूटी और मॉरल विजडम का आधार तैयार किया। ग्रीक ट्रेजेडी ने ग्रीक मिथोलॉजी को एक नई ऊंचाई दी, जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती थी, बल्कि दर्शकों के मन और हृदय में गहराई तक उतरती थी। इन नाटकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि मनुष्य के मॉरल वैल्यूज, इमोशनल स्ट्रगल्स और ह्यूमन कंडीशन को समझाना था। प्राचीन यूनान में खुले थिएटरों में हजारों लोग इन नाटकों को देखने आते थे और हर दर्शक अपने जीवन से इन कहानियों को जोड़कर सीख लेता था। ग्रीक ट्रेजेडी के 3 महान नाटककार ईस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज ने मिथकों को मंच पर इस तरह प्रस्तुत किया कि वे समय, समाज और संस्कृति की सीमाओं को पार कर गए।
सबसे पहले आते हैं ईस्कलस, जिन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। उन्होंने मिथकों के माध्यम से डिवाइन जस्टिस यानी ईश्वरीय न्याय की अवधारणा समझाई। उनकी प्रसिद्ध कृति ओरेस्टिया ट्रायलॉजी में हाउस ऑफ अट्रियस के श्राप और बदले के चक्र को दर्शाया गया है। इसमें ईस्कलस दिखाते हैं कि कैसे बदला केवल हिंसा और दुख को जन्म देता है और समाज को आगे बढ़ने के लिए रिवेंज से जस्टिस की ओर बढ़ना आवश्यक है। उनके नाटक ये संदेश देते हैं कि संसार में तब ही संतुलन आता है जब लॉ, जस्टिस और मोरालिटी की जीत होती है। इसके बाद आते हैं सोफोक्लीज, जिनके नाटक मानसिक और भावनात्मक गहराई के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने मिथकों को केवल घटनाओं के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, इनर कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दिया। उनकी प्रसिद्ध रचना इडिपस रेक्स इतिहास के महानतम ट्रेजेडीज में गिनी जाती है। इस नाटक में मुख्य पात्र इडिपस अनजाने में अपने पिता की हत्या और अपनी मां से विवाह कर लेता है, जो उसे ज्ञात होने पर उसका जीवन त्रासदी में बदल जाता है। सोफोक्लीज ये दिखाते हैं कि फेट और फ्री विल के बीच संघर्ष सदियों से मानव जीवन का हिस्सा रहा है। व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली या बुद्धिमान क्यों न हो, उसे अपने कर्मों के परिणाम अवश्य भुगतने पड़ते हैं। अब बात करते हैं यूरिपिडीज की, जिन्हें तीनों में सबसे मॉडर्न समझा जाता है। उन्होंने मिथकीय पात्रों को ऊंचे पेडिस्टल पर रखकर नहीं, बल्कि रियल ह्यूमन इमोशंस और फ्लॉज के साथ प्रस्तुत किया। उनकी रचना मडियर एक ऐसी स्त्री की पीड़ा और क्रोध को दर्शाती है जिसे विश्वासघात और अन्याय का सामना करना पड़ा। यूरिपिडीज ने महिलाओं के दर्द, युद्ध के प्रभाव और समाज की कठोरता को मिथकीय पात्रों के माध्यम से उजागर किया। उनके नाटक द ट्रोजन विमेन युद्ध के बाद महिलाओं की सफरिंग को दिखाते हैं और यह संदेश देते हैं कि युद्ध किसी भी पक्ष की जीत नहीं, बल्कि मानवता की हार है। ग्रीक ट्रेजेडीज ने ग्रीक मिथोलॉजी को केवल सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि उसे इंटरप्रेट, क्वेश्चन और रीडिफाइन किया। इन नाटकों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया, जीवन क्या है, न्याय किसे कहते हैं, भाग्य और कर्म का संबंध क्या है। यही कारण है कि ग्रीक ट्रेजेडीज आज भी दुनिया भर में पढ़ी, समझी और मंचित की जाती है। ग्रीक कॉमेडी प्राचीन ग्रीक साहित्य का वह रूप था जिसने मिथकों के गंभीर और पवित्र रूप में भी हास्य, व्यंग्य और सोशल क्रिटिसिज्म का सुंदर स्पर्श जोड़ दिया। जहां ट्रेजेडी मन की पीड़ा, भाग्य और नैतिक संघर्षों पर केंद्रित थी, वहीं कॉमेडी ने लोगों को हंसना सिखाया और समाज की गलतियों को आईने की तरह दिखाया। इस शैली के महान नाटककार अरिस्टोफेन्स थे, जिन्हें फादर ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है। उन्होंने देवताओं और पौराणिक पात्रों को ऊंचे आसन से उतारकर आम इंसानों की तरह दर्शाया, ताकि लोग उनसे जुड़ सके। अरिस्टोफेन्स का उद्देश्य केवल हंसाना नहीं था, बल्कि हंसी के माध्यम से समाज को जागरूक करना भी था। उनके प्रसिद्ध नाटकों जैसे द फ्रॉग्स और द बर्ड्स में मिथकों को एक ह्यूमर टूल बनाकर राजनीति, समाज और संस्कृति पर व्यंग्य किया गया। द फ्रॉग्स में देवता डायनाइसिस को एक हास्यपूर्ण पात्र के रूप में दिखाते हुए साहित्य और नेतृत्व की गिरती गुणवत्ता पर कटाक्ष किया गया। वहीं द बर्ड्स में आकाश में पक्षियों का शहर बसाने का विचार मानव की महत्वाकांक्षाओं और सत्ता की भूख पर व्यंग्य करता है। ग्रीक कॉमेडी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इसने देवताओं को भी हंसी का विषय बनाया और फिर भी लोगों की आस्था नहीं टूटी। इससे ये स्पष्ट होता है कि एथेंस की डेमोक्रेटिक स्पिरिट कितनी मजबूत थी। इस समाज में फ्री थॉट, क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत मूल्य दिया जाता था। कॉमेडी ने दिखाया कि धर्म और मिथक का सम्मान करते हुए भी प्रश्न पूछना गलत नहीं है। अरिस्टोफेन्स ने नेताओं, मंत्रियों, दार्शनिकों और आम जनता की कमजोरियों पर खुलकर सैटायर किया। इससे समाज को अपने दोष समझने का मौका मिला। हंसी के माध्यम से कही गई बात क्रोध नहीं जगाती, बल्कि दिल को छूकर परिवर्तन लाती है। ग्रीक कॉमेडी ने आम लोगों की आवाज को शक्ति दी। यह एक सुरक्षित मंच था जहां जनता बेझिझक अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। मिथक अब केवल मंदिरों तक सीमित न रहकर रंगमंच पर जीवंत होने लगे। दर्शक देवताओं और नायकों को ऐसे देखते जैसे वे उनके अपने पड़ोसी हों। इससे मिथक जनता के और करीब आए। कॉमेडी ने मिथकों को कठोर धार्मिक ढांचे से मुक्त किया और उन्हें डायनामिक बनाया। मिथकों की गंभीरता में हास्य मिलाकर उन्हें नई पीढ़ियों के लिए आकर्षक बनाया गया। ग्रीक कॉमेडी ने यह सिखाया कि विचार कभी रुकने नहीं चाहिए, उन पर चर्चा, हंसी और प्रश्न जरूरी है। कॉमेडी और व्यंग्य ने समाज को आत्मचिंतन का सरल रास्ता दिया। हंसी ने लोगों को जोड़ने का काम किया, उन्हें सोचना और सीखना सिखाया। मिथकों को हंसी के साथ प्रस्तुत कर उन्हें नया जीवन मिला। इसलिए ग्रीक कॉमेडी सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये सामाजिक शिक्षक थी। ये कला ने मानव मन को हल्का भी किया और बुद्धि को तेज भी।
ऐसे में कॉमेडी ने मिथकों को जीवंत, प्रासंगिक और सदैव ताज़ा बनाए रखा। इसने ये सिद्ध किया कि हास्य भी ज्ञान और सुधार का शक्तिशाली मार्ग है। ग्रीक पौराणिक कथाएं केवल कहानियों में सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने कला की हर दिशा में अपने सौंदर्य और दिव्यता की छाप छोड़ी। विशेष रूप से स्कल्पचर, पॉटरी और पेंटिंग ने मिथकों को दृश्य रूप देकर उन्हें अमर बना दिया। सबसे पहले यदि हम स्कल्पचर की बात करें, तो ग्रीक मूर्तिकारों ने देवताओं और नायकों को आदर्श मानव रूप में तराशा। उनका मानना था कि देवताओं का रूप मानव से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि मानव का सर्वश्रेष्ठ रूप ही देवत्व है। इसलिए ग्रीक मूर्तियां केवल शरीर की सुंदरता नहीं, बल्कि चरित्र, शक्ति और नैतिकता का प्रतीक थी। ज़्यूस, अथीना और अपोलो की मूर्तियां दिव्य शक्ति, बुद्धि और संतुलन का संदेश देती थीं। मांसपेशियों की बनावट, चेहरे की शांति और शरीर की मुद्रा सब कुछ संदेश देने के लिए सिंबॉलिक था। कई मूर्तियां मिथकीय घटनाओं को प्रदर्शित करती थीं, जहां मानव और देवत्व के संघर्ष को भावनाओं के साथ तराशा गया। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध लेयकून ग्रुप में लेयकून और उसके पुत्रों पर सर्पों के आक्रमण का दृश्य इतने जीवंत भाव से गढ़ा गया कि दर्शक स्वयं पीड़ा महसूस कर लेते हैं। वहीं पर्सियस द्वारा मड्यूसा का सिर काटने की मूर्ति साहस, बुद्धि और बुराई पर विजय का अद्भुत संदेश देती है। अब बात करें पॉटरी की, तो ये केवल बर्तन नहीं, बल्कि चलते फिरते स्टोरी टेलिंग टूल्स थे। ग्रीक कारीगर वाजस, बोल्स और जास पर मिथकीय घटनाओं को चित्रित करते थे। इससे लोग रोजमर्रा के जीवन में भी मिथकों को देखते, सीखते और याद रखते थे। इन बर्तनों पर कई वीरगाथाएं उकेरी गईं, जैसे अकिलीज और एक्टो का युद्ध दृश्य, जो वीरता और सम्मान का पाठ देता है। हेरक्लीज द्वारा राक्षसों से युद्ध शक्ति, धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक था। थीसियस और माइनोटॉर की कहानी बुद्धिमानी और साहस की विजय का संदेश देती थी। ब्लैक फिगर और रेड फिगर शैली की पॉटरी ने कलाकारों को भाव, गति और कहानी को जीवंत चित्रों में बदलने की सुविधा दी। इनमें हर चरित्र की मुद्रा, भाव और क्रिया में अर्थ छिपा होता था। लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, चित्र स्वयं बोलते थे। इस तरह पॉटरी ने मिथकों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। अब आती है बात पेंटिंग और फ्रेस्को आर्ट की, जो प्राचीन इमारतों की दीवारों, छतों और मंदिरों में बनाई जाती थी। यद्यपि समय के साथ इनका बहुत हिस्सा नष्ट हो गया, फिर भी जो बचा है वो अद्भुत है। चित्रों में देवताओं का सौंदर्य, मानव जीवन का संघर्ष और दिव्य मानव संबंधों को सजीव रंगों में दर्शाया गया। इन चित्रों का उद्देश्य केवल सजावट नहीं था, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिक संदेश देना भी था। चित्रकला ने मिथकों के भावों को रंगों, रेखाओं और आकृतियों में बदल दिया। कई चित्रों में देवताओं को महिमा के साथ दिखाया गया, जैसे वे आसमान और धरती के बीच सेतु हों। वहीं कई चित्रों में मनुष्य की पीड़ा, दंड और संघर्ष को उकेरा गया, ताकि लोग जीवन के सत्य को समझ सकें। कला ने मिथकों को आंखों के सामने जीवित कर दिया। विजुअल आर्ट ने मिथकों को समझने के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं रहने दी। लोग भाव देखकर अर्थ समझ जाते थे। इस प्रकार कला मिथकों की विजुअल लैंग्वेज बन गई। स्कल्पचर ने आदर्श रूप, पॉटरी ने कहानी और पेंटिंग ने भावनाएं दी। इन तीनों कला रूपों ने मिलकर मिथकों को जन जन तक पहुंचाया। मंदिरों में लगी मूर्तियां लोगों की आस्था को मजबूती देती थीं। पॉटरी घरों में रोज की सीख देती थी। चित्रकला ने ज्ञान को रंगों में बांध दिया। कला केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का माध्यम थी। ग्रीक कलाकार मानते थे कि कला भी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है, इसलिए वे कला को पूजा की तरह समर्पण से करते थे। मिथकों पर आधारित कला ने ग्रीक संस्कृति को विश्व में उत्कृष्टता का प्रतीक बनाया। बाद में रोम, रेनेसां और आधुनिक काल तक इस कला की छाप दिखाई दी। आज भी विश्व के संग्रहालय इन कलाओं को विरासत के रूप में संजोए हुए हैं। इन कलाकृतियों को देखकर हम हजारों वर्ष पुराने विचारों और मूल्यों को समझ पाते हैं। ये कला समय की सीमाओं को पार कर मानवता तक पहुंची। मिथकों को अमर बनाने में कला ने पुल का काम किया। इसने विश्वास और सौंदर्य को एक साथ जोड़ा। कला ने मिथकों को अमर, जीवंत और प्रेरणादायी बना दिया। ये केवल आंखों का सुख नहीं, आत्मा का ज्ञान भी थी। कला के कारण मिथक केवल पढ़े नहीं गए, वे देखे, महसूस किए और जिए गए। इसलिए ग्रीक कला मिथकों की अनंत स्मृति बन गई। ग्रीक मिथक और कला मानव सभ्यता की सबसे श्रेष्ठ सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक है। इन मिथकों ने न सिर्फ प्राचीन ग्रीस के लोगों को जीवन का अर्थ सिखाया, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने का नया दृष्टिकोण दिया। साहित्य के माध्यम से मिथकों ने हृदय को छुआ और कला के माध्यम से आंखों और आत्मा को प्रभावित किया। होमर की रचनाओं ने वीरता, साहस और मानवीय संघर्ष को अमर बना दिया।
हेसियोड ने नैतिकता, श्रम, संसार की उत्पत्ति और मानव जीवन की सच्चाई को सुंदर शब्दों में पिरोया। ईस्खिलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज ने मनुष्य के मन, अपराधबोध, भाग्य और न्याय को ट्रैजिक ड्रामास के माध्यम से गहराई से समझाया। उन्होंने मिथकों को केवल कहानी नहीं रहने दिया, बल्कि मानव आत्मा का दर्पण बना दिया। अरिस्टोफेन्स ने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से मिथकों में नई ताजगी भर दी। उन्होंने दिखाया कि हास्य भी समाज सुधार और जागरूकता का शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। मिथक केवल पूजा का विषय नहीं रहे, बल्कि विचार, चर्चा और रचनात्मकता का आधार बन गए। कला ने इन मिथकों को जीवित कर दिया। मूर्तियां देवत्व और मानवता के मिलन का आदर्श रूप बन गईं। पॉटरी ने कहानियों को आम घरों तक पहुंचाया। चित्रकला ने मिथकों की भावनाओं को रंग भरकर लोगों की आत्मा तक पहुंचाया। साहित्य और कला ने मिलकर जीवन, मृत्यु, धर्म, प्रेम और सत्य को समझने का नया मार्ग बनाया। मिथकों ने ये सिखाया कि देवता भी मानव भावनाओं से जुड़े हैं। वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या और करुणा को महसूस करते हैं। इससे मनुष्य ने स्वयं को समझा कि गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना आवश्यक है। इन मिथकों ने यह विचार दिया कि फेट और फ्री विल दोनों जीवन का हिस्सा है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, परिणाम स्वयं रूप ले लेते हैं। कला ने सत्य को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया ताकि मनुष्य उसे आसानी से समझ सके। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मिथक पुराने नहीं हुए। आज भी लेखक, फिल्म निर्माता, चित्रकार और विचारक इनसे प्रेरणा लेते हैं। आधुनिक कहानियों, फिल्मों और कला में ग्रीक मिथकों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। ये प्रमाण है कि सच्ची कला और सच्चा ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। मिथक आज भी कल्पना की ज्योति जलाए हुए हैं। वे हमें सोचने, सवाल करने और सत्य खोजने को प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि ग्रीक मिथक और कला समय के साथ और भी मूल्यवान होते गए। वे आज भी हमें ज्ञान, सौंदर्य और प्रेरणा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये मिथक इतिहास नहीं, एक अनंत प्रकाश है, जो मानवता की आत्मा को आज भी प्रकाशित कर रहे हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।